Hello students, welcome to all of you on this very enterprising platform of Science World and Sri Science Academy. Student, please comment upon the audio and video quality. अगर आप लोगों को ऑडियो वीडियो ठीक मिले तो बताइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। हम लोग पिछले क्लास में पीरियाडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिए थे। एटॉमिक एनायनिक रेडियस की बात हुई थी। गुड इवनिंग चंचल, ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ओके। देखिए, हम पिछले क्लास में आपसे बात किए थे कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। सिंपली बताया गया था कि मान लीजिए अगर ये एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, इसका सेंटर है सपोज करिए, और ये मान लीजिए कि हमका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो आप जानते हैं कि जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उतने नंबर की सेल उसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। हम सब लोग देख ही चुके हैं, पूरी बात आपसे हम कर चुके हैं इसके बारे में। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये आउटर मोस्ट सेल है, तो यही जो डिस्टेंस है वही कहलाती है एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ एटम और आयनिक रेडियस इन केस ऑफ आयन। इतनी सी बात होती है। अब देखिए, हमको कोई बीएससी एमएससी या इंटरमीडिएट पेपर देना नहीं है कि डिफिनीशन लिखना है। हमें क्या करना है कि इसमें 4 और 5 एटम्स और आयंस या मिक्स करके दे दिया जाएगा और हमसे 4 तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। पहला पूछ लेता है कि एटम या आयन हैविंग द लार्जेस्ट साइज, या तो लार्जेस्ट साइज पूछ लिया जाए। साइज रेडियस एक ही चीज है, याद रखिएगा आप लोग, साइज एंड रेडियस इज सेम थिंग। या स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट साइज पूछ सकता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है रेडियस का, या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही 4 चीजों में से कुछ पूछेगा और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आप देखेंगे पेपर पलट के आप देख लीजिएगा। तो इसमें करना क्या हमको कि भैया, तो देखिए हमने आपसे कहा था कि 3-4 पीरियड के एलिमेंट आप रट डालिए, है ना। अगर आपको एलिमेंट बिल्कुल रटे रहेंगे तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि किस पीरियड का हमारा एलिमेंट है, तो जिस पीरियड का एलिमेंट होगा आप जानते हो उतनी सेल होती हैं। और एक बात हम लोग बात कर ही चुके हैं कि मान लिया अभी किसी के पास खाली 2 सेल है, यहाँ तक ये साइज होगी, रेडियस होगी। मान लो 3 सेल हो जाएंगी तो ये रेडियस हो जाएगी, 4 सेल होंगी तो ये रेडियस हो जाएगी। यानी हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल एटॉमिक एनायनिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये ना। यानी नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगी तो रेडियस जो होगी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। यानी जिस एटम या आयन के पास ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगी उसकी रेडियस बड़ी होगी। और इसके लिए या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, बोरबरी लॉ से, या फिर आपको डायरेक्ट, बेटर है कि अगर आपको एलिमेंट याद रहे, कोई एटम कहा जाए, एलिमेंट कहा जाए, फट से आ जाए कि फर्स्ट पीरियड का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है कि फोर्थ का है, याद रहे तो टाइम बच जाता है। हमारे इनकेस नहीं याद है फिर तब कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कम से कम 4 पीरियड तक के एलिमेंट आपको बिल्कुल रटे रहें, और ये नहीं कि लगे एलिमेंट सुन के फिर बोल के लगे पता करने किस पीरियड का है। बिल्कुल किसी ने एलिमेंट का नाम दिया, हम फट जान गए कि इस पीरियड का है वो, तो उससे पता क्या चलेगा कि नंबर ऑफ सेल पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ सेल जान के हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है कि डिफिनीशन तो हमको मालूम ही होना चाहिए कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके और आउटर मोस्ट सेल के बीच दूरी कहलाती है एटॉमिक रेडियस। आयन होगा तो कहेंगे हम आयनिक रेडियस। लेकिन ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप देखिए ये 4 क्वेश्चन इस पर बनेगा और जरूर क्वेश्चन बनेगा आपका। आप पेपर उठा के देखिए, किसी साल ऐसा नहीं गया होगा कोई साल जहां पे इस पे क्वेश्चन आप करना बना हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर मिलेगा और प्लस इसका एप्लीकेशन दूसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में भी होता है। तो हम डायरेक्ट जरा सा ये बात करना चाहते हैं कि कैसे हम जाने कि अगर कुछ एटम हमको दे दिए गए या आयन एटम मिला के मिक्स कर दिया गया तो कैसे हम पता करें कि लार्जेस्ट साइज किसकी होगी या स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, या साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए आपको 2 बात सिर्फ जाननी है। एक जाननी है क्या, पहली बात
फैक्टर की बात हम आपसे कर रहे थे, तो अगर हम कहें फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक एनायनिक रेडियस, यही मेन बात इसमें है, अफेक्टिंग द एटॉमिक एनायनिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसके बाद से प्रैक्टिस पे फैक्टर पढ़िए, थ्योरी नहीं लिखना है, फैक्टर पढ़ने के बाद 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, तो फिर बात बन जाती है। अब देखिए फैक्टर की हम बात कर रहे हैं आपसे, फैक्टर क्या, देखिए पहला फैक्टर, पहला देखिए साइज जो होती है, साइज कह लीजिए या रेडियस कह लीजिए, साइज या रेडियस, ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा क्या होता है, जो सेकेंड फैक्टर होता है वो ये होता है कि जो रेडियस होती है, थोड़ा ये बात अभी हम लोग समझेंगे इसको, ये इनवर्सली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है। अब थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम समझने चल रहे हैं अलग से, तो ध्यान देना है, नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्स होती है। मतलब आप जानते ही हैं कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेल अगर आपका इंक्रीज करेगा तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, रेडियस क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, घटेगी, यही ना। तो इसका मतलब कि अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर समझ जाते हैं तो दोनों फैक्टर हम समझ जाएंगे। अब बस इन्हीं 2 फैक्टर की मदद से हम आराम से बता सकेंगे कि अगर 4 या 5 एटम्स या आयंस या दोनों मिला के दे दिए जाएं तो उनमें जो चारों तरफ से क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछे तो हम इसका आंसर बता लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हम समझे इफेक्टिव क्या होता क्या है। एक बात जरा समझिए, एक वर्ड है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या चीज है, इसी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता चलेगा, है ना। देखिए है क्या चीज, मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि ये एटम का न्यूक्लियस है, इस पर आप जानते हैं प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पे 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स ले लिया जाए, और ये 4 सेल मान ली हमारी ये फर्स्ट सेल हो गई, ऐसे सेकेंड सेल ले लीजिए, ये थर्ड सेल हो गई, और ये फोर्थ सेल हो गई, 4 सेल हो गई। हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, मान लीजिए न्यूक्लियस सेंटर है, इससे आउटर मोस्ट सेल के जो बीच जो डिस्टेंस होती है वही होती है, एटम के केस में एटॉमिक रेडियस होती है और आयन के केस में आयनिक रेडियस होती है, ये बात होती है। अच्छा अब एक बात जरा समझिए, मान लीजिए हमने कहा कि 4 सेल्स यहाँ पे, मान लीजिए फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, और हम जानते हैं हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब कि हर सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है, यहाँ भी हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हम देख रहे हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम सब लोग देख ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के कारण सेल्स पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा, सिंस सेल्स हैव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर सेल्स आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज, सेल नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब एक बात समझिए, है बात है कि सेल पर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि इस सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये काम करेगा फोर्स ऑफ, इसको मैं एफ लिख रहा हूं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसको मैं यहाँ पे NFA लिख रहा हूं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेल पे कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के नाते यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जरा सोचिए कि क्या इस आउटर मोस्ट सेल के ऊपर केवल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है, नहीं,
अगर न्यूक्लियस और इस वैलेंस सेल को कंसीडर करेंगे तो वैलेंस सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज कंसीडर किए जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल के ऊपर ही माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनर सेल्स के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि आउटर मोस्ट सेल और और जो इनर सेल्स हैं, इनके बीच कौन फोर्स काम करेगा? इनके बीच या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। इनके बीच देखिए, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो उसके अंदर की सेल्स हैं, मान ली हमने अगर 4 सेल का फिगर ड्रा किया है, तो 4th सेल हमारी आउटर मोस्ट सेल होगी, तो 4th सेल पर भी नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3rd सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, 2nd में भी इलेक्ट्रॉन है, और 1st में भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि सारी सेल्स में इलेक्ट्रॉन है, सब में सिमिलर चार्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि आउटर मोस्ट सेल के ऊपर इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों का फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? भाई आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन में कौन फोर्स काम करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और इस आउटर मोस्ट सेल के ऊपर जो इनर सेल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट यही है, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट यही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो अंदर की सेल्स होती हैं, ये बाहर की सेल और न्यूक्लियस के बीच में पर्दे की तरह काम करती हैं, पर्दे की तरह काम करती हैं, शिल्ड की तरह काम करती है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मान लीजिए अगर ये क्लासरूम है, अगर ऑफलाइन क्लास चल रहा होता और मान लीजिए आगे एसी लगा दी जाती और इसी में पांच रो मान लीजिए बच्चों की बैठा दी जाती, स्टूडेंट की बैठा दी जाती, तो 5 रो अगर बच्चों की बैठी है और आगे अगर एसी चल रही है गर्मी के महीने में, तो क्या होगा कि हर पिछली रो के स्टूडेंट के लिए अगली रो का स्टूडेंट कैसा व्यवहार करेगा? पर्दे की तरह काम करेगा, यानी एसी से आने वाली हवा को रोकेगा, है ना। तो मान लीजिए मैं कहूँ अगर 5 लाइन बच्चों की है, 5 लाइन स्टूडेंट की बनी है, तो 5वें रो में जो स्टूडेंट बैठे हैं उसके लिए आगे के 4 रो क्या करेंगे? पर्दे की तरह या ढाल की तरह काम करेंगे। मतलब एसी के से आने वाली हवा को रोकेंगे या कूलर से आने वाली हवा को रोकेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है कि इस न्यूक्लियस और सबसे बाहरी सेल के बीच में ध्यान दीजिए, जितनी भी अंदर सेल हैं वो सब क्या करती हैं? इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अंदर की सेल पर्दे अथवा ढाल की तरह काम करती हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती हैं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जबकि आउटर मोस्ट सेल और इनर सेल के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। यानी आउटर मोस्ट सेल पर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और इनर सेल्स का फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। और इसी फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये बात मैं कह सकता हूं ना कि आउटर मोस्ट सेल पर दोनों तरह के फोर्स काम करते हैं, दोनों अपोजिंग फोर्स काम करते हैं। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अंदर की सेल्स का फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है, दोनों फोर्स काम करते हैं। तब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फोर्स ऑफ रिपल्सन को घटाइए, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ रिपल्सन वीक कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के काम करने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब इस आउटर मोस्ट सेल पर ध्यान दीजिए, इस न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, नेट मतलब क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फोर्स ऑफ रिपल्सन घटाइए, उसके बाद जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा वही कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। हम क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या नेट कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, सपोज करिए, मान लीजिए आप लोग मान लो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सपोज मान लीजिए मैं एग्जांपल ऐसे लूं, सपोज करिए कि ये मान लीजिए आपका एक घर है
ये आपका हाउस है और यहाँ मान लीजिए आपका स्कूल है, ये स्कूल है मान लीजिए। तो अपने घर से स्कूल आते जाते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल से आपको 50,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। तो 50,000 सैलरी आपको हर महीने मिलती है, ठीक है, लेकिन आप अपने घर से आते जाते हैं, उसमें खर्चा लगता होगा, किराया भाड़ा लगता होगा, आप यहाँ 2-4 घंटे रुकते हैं, कुछ खाते पीते चाय नाश्ता करते हैं, उसमें आपका पैसा खर्च होता होगा। मान लीजिए कि अपने घर से स्कूल आने जाने कुछ नाश्ता पानी जो करते हैं उसमें मिला के मान लीजिए आपका 10,000 रुपया हर महीने खर्च हो गया। तो देखिए, बिना कोई खर्च घटाए जो सैलरी हमको मिलती है उसे हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं, सब लोग जानते हैं ना। तो 50,000 हमारी क्या है, हमारी ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस। और ग्रॉस सैलरी का मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब कि हमने कुछ घटाया नहीं है, कोई खर्चा हमने घटाया नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि हम कहीं भी काम करते हैं तो हम जो पैसा अर्न करते हैं तो उस अर्निंग में हमारा कुछ खर्चा भी होता है। जैसे मान लिया हम कॉलेज आ जा रहे हैं, मान लिया अपनी गाड़ी जा रहे हैं, हमारा पेट्रोल जो भी खर्च पेट्रोल खर्च होगा, या मान लो भाड़ा खर्च होगा है जाएंगे तो हम वहाँ चाय नाश्ता कुछ करेंगे, करेंगे 4-6 घंटा वहाँ रहेंगे। तो इसका मतलब कि 50,000 जो हमको मिलता है, ये 50,000 कमाने के लिए हम कुछ पैसा खर्च भी करते हैं। यहाँ से आने जाने हमारा खर्चा होता होगा, हम चाय नाश्ता कुछ करते उसमें खर्चा होता होगा। तो बिना खर्चा घटाए जो हमको सैलरी हमारे स्कूल से मिली वो ग्रास सैलरी कहलाती है। और इस ग्रास सैलरी में से जो हमने खर्चा किया आने जाने में, चाहे चाय नाश्ते में, अपने भोजन पानी में, उसको घटा दीजिए, तो अब जो बचेगा वो कहलाता है नेट सैलरी कहलाता है, नेट। तो जब भी नेट वर्ड आए समझिए कि क्या करना है कि ग्रास में से उस कंजम्पशन को घटाना है। तो इस 50 में से 10 घटाना पड़ेगा, यानी नेट सैलरी हमारी कितनी है, 40,000 है केवल, ये 40,000 पर मंथ है। तो ऐसे कहने को कॉलेज से हमको 50,000 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन इस 50,000 को अर्न करने के 10,000 हमारा खर्च भी हो रहा है आने जाने कॉन्वेंस के फार्म में, चाहे चाय नाश्ता के फार्म में। तो नेट हमारा कितना बचा, 50 - 10 यानी कि 40,000 हमारी नेट सैलरी हुई। उसी तरह से मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस न्यूक्लियस पर, इस बैलेंस सेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन क्या खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बिल्कुल नहीं। आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो इसी आउटर मोस्ट सेल पर इनर सेल का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है। अट्रैक्शन हमेशा अधिक होता है, रिपल्सन कंपैरेटिवली कम होता है। तो इस अट्रैक्शन में से रिपल्सन को घटाने के बाद जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा उसी का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, बोलिए, बताइए भाई, क्या आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं कि वैलेंस सेल के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल के ऊपर अंदर की सेल का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा, जो बचेगा वही कहलाएगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि हम इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही हम शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आप इसकी डिफिनेशन भी याद रखिएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिफिनेशन भी याद रखिएगा, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने क्या कहा, शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, सिंपली इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्टेड बाय कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल ऑन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के ऊपर अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन डालते हैं, उसी फोर्स ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को ही हम कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। और तब फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वैलेंस सेल के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इनर सेल का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। इसका मतलब खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फोर्स ऑफ रिपल्सन को कम करिए, उसके बाद जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाएगा उसी का नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही रेडियस क्या होगी, कम रहेगी। आप ध्यान रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और याद रखिएगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ
इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो घटता जाता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है बढ़ता जाता है। ये बात आप ढंग से याद रखिए, मैं इस पॉइंट को नोट कर रहा हूं। अगर कोई डाउट हो तो बताइए, मैं इसको लिख रहा हूं। पहले मैं लिख लूं शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, और कोशिश करिए बुक इस लैंग्वेज ना हो, बात बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, जो हम समझ पाते हैं वो हो। शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जरा याद रखना है कि इसको शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि क्या है, एकदम वही बात याद जो मैंने बताया था ना, कि मान ली क्लास अगर ऑफलाइन चल रही होती, क्लास में अगर स्टूडेंट की 5 लाइन या कतारें होती और आगे एसी लगा या कूलर लगा होता, तो क्या होता, कूलर से आने वाली हवा के लिए क्या होता कि पीछे वाली लाइन के लिए अगली लाइन के लोग क्या करते, पर्दे की तरह, ढाल की तरह काम करते। तो वही हाल यहां पर होता है कि बाहरी सेल के लिए, बाहरी सेल और न्यूक्लियस के भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अंदर की सारी सेल और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ढाल या पर्दे की तरह काम करते हैं, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो खैर वो तो हमको इतना लिखना एक्सप्लेन करना है नहीं, बस हमें क्या रखना है, याद रखेगा, इट इज, क्या है, इट इज सिंपली, है क्या, इट इज सिंपली द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, या शायद ऐसे कर सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स present in valence cell, present in valence cell and that present in inner cells, that मतलब इलेक्ट्रॉन present in inner cells, present in inner cells, ठीक ना। अच्छा, और बात याद रखिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो अमाउंट है, मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, ऐसी शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ये बढ़ता जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इसका अमाउंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल। एक बात आप और याद रखिएगा कि जो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहे हैं आपसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू शिल्डिंग इफेक्ट होता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना, ये रूल याद रखिएगा। और अगली इंफॉर्मेशन आप एक और याद रखिए, वो ये है, अभी मैंने कहा भी था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, क्या बताया गया, इट इज द, क्या होता है, नेट, नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी नेट आए इसका मतलब कि प्लस माइनस दोनों है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम कर रहा है। इट इज द नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन परसीव्ड बाय या रिसीव्ड बाय कह सकते हैं, परसीव्ड बाय या रिसीव्ड बाय या फेल्ट बाय, परसीव्ड कहिए चाहे फेल्ट कहिए, फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, ये बात याद रखिए। यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, नेट मतलब क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन घटाइए, उसके बाद जो रियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन महसूस करेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम एक और नाम क्या देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनफा भी कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखिएगा।
दो फैक्ट आप याद रखिए रीजन सहित। क्या, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट देखिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी नहीं, याद करिए। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा भाई, पहले हम पहले पीरियड में होंगे, उसके नीचे दूसरे पीरियड में होंगे, उसके नीचे तीसरे में होंगे। तो डाउन द ग्रुप आने का मतलब कि क्या हुआ, पीरियड बढ़ेगा, और जब पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। उल्टा संबंध मैंने पहले बता दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। डाउन द ग्रुप, ये बात याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप, जब भी किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप द मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट होता है, मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता जाता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, डाउन द ग्रुप, डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेसिव, ज्यादा एक्सेसिव इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, एक्सेसिव इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इफेक्ट में क्या घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शिल्डिंग इफेक्ट का उल्टा होता है ना। ये बात आप अंडरलाइन करके याद रख लीजिए। क्या चीज, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्यों, ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। शिल्डिंग इफेक्ट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा होता है। तो आपका क्या कह रहे हैं कि एक्सेसिव इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट, जब शिल्डिंग इफेक्ट भाई बढ़ेगा ज्यादा तो ईएनसी क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन जब हम एलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, अगली बात याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी पीरियड के एलॉन्ग जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं सेकंड पीरियड में जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा कौन सा एलिमेंट है, हमारा यहाँ पर लिथियम है, इसके बगल में बेरिलियम है, यहाँ पर बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन सब है ना। याद रखिएगा, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होती है, मतलब अगर ये सेकेंड पीरियड, ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें नंबर ऑफ सेल 2 ही होगी, है ना। तो जब किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल तो भाई कांस्टेंट हो जाती है, और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होने पर क्या होता है कि जो शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो शिल्डिंग इफेक्ट वहां पे लगभग इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत कम बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। देखिए जान दीजिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में अंतर है, मेरी बात समझिए जरा सा। मान लीजिए मैं कहूं, मैं बात कर रहा हूं सोडियम का, तो सोडियम का यहाँ पर आप जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 11, और आप जानते हैं वहाँ 11 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। ये मान ली फर्स्ट सेल हो गई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सेकेंड सेल हो गई, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और थर्ड सेल में आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जहां पर नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ध्यान दीजिए यहां पर, वो क्या होगा, वो आपका होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, ये है आपका क्या, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। लेकिन जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसको आप लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसी एटॉमिक नंबर को ही न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ध्यान दी मेरी बात समझिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या चीज है, आउटर मोस्ट सेल के ऊपर न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन खाली न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है, समझिए जरा सा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए इस बात का, इस
नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उदाहरण जी मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जो सिंपली न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग चीज है और न्यूक्लियर चार्ज जो एनसी को आप कहते हैं शॉर्ट में एनसी, अलग चीज है। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह दीजिए, या पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, चार्ज्ड प्रोटॉन। इसी को हम लोग याद, इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज है, आप कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। बस खाली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने सब बात लिख दिया है बोर्ड पे, जरा सा इस वीडियो को फिर दोबारा आप देखिएगा, बड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो अब देखिए मैं बात क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा कि ठीक है, देखिए भाई इसका एटॉमिक नंबर आप जानते 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। ओ के पास आएंगे तो इसका 8 हो जाएगा, है। फ्लोरीन के पास जाएंगे तो इसका 9 हो जाएगा, नियान के पास जाएंगे इसका 10 हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो देखिए किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होती है, बात मत भूलिएगा। अगर ये सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट के पास 2 ही सेल होगी, यानी किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होती है। और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होने पर जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 था, यहाँ 4 हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और इस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात का, अभी मैंने कहा था कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, मान लिया आपका ये सेकंड पीरियड है, मान लीजिए जिसमें यहाँ पे सोडियम पे आ गया, सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम, यहाँ पे फ्रेंसियम। तो जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो लिथियम कहाँ का? सेकंड पीरियड का है। सोडियम कहाँ का है? ये थर्ड पीरियड का हो गया ना। पोटेशियम कहाँ का है? फोर्थ पीरियड का हो गया। ये कहाँ का है? फिफ्थ पीरियड का हो गया। ये कहाँ का है? सिक्स पीरियड का हो गया। कहाँ का है? सेवन पीरियड का हो गया ना। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है। याद रखिए डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है। इसके पास 2 सेल है, यहाँ 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। तो मैंने कहा था जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। मेरी बात समझिए, यहाँ पर 3 है, थोड़ा सा बड़े कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर समझिए, यहाँ पर 3 होता है, इसका कितना होता है? 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है, आप सब जानते हैं, इसका 87 होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ रहा है? लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ ध्यान दीजिए, अगर जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगा ना, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझिए जरा सा, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, +3, +11, +19, पोटेशियम का 19 होता है आप जानते हैं, 37, 55, 87, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। आप जानते हैं ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वास्तव में बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ध्यान दीजिए, मैं बड़ी थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे आने पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, 3, 11, 19, 37, 55, 87, खूब बढ़ रहा है। अब बताइए जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की बजाय घट जाता है। क्यों घट जाता है? ध्यान दीजिएगा कि ठीक है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन क्या जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे? भाई यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे 2 पीरियड है तो खाली यहाँ पर एक ही सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यहाँ पे 3 सेल है तो 2 सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यहाँ चौथी सेल होगी तो 3 सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यहाँ 4 सेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, यहाँ पर 5 के रिपेल करेंगे, यहाँ पर 6 के रिपेल करेंगे। तो मेरी बात समझिए रहा साहब कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, सही है,
लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मतलब शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। और जितना बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे अधिक बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ध्यान दीजिए, जितना बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप उससे ज्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि जितना हम लोग की सैलरी बढ़ती है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो हर महीने में बैंक बैलेंस क्या हो लगातार घटता जा रहा है। पता चला कि हर साल सैलरी बढ़ी 5,000 रुपया महीना और महंगाई जो घर का खर्च है वो बढ़ गया 7,000 महीना। ध्यान दे इस बात का। तो ठीक है, हमारी सैलरी तो बढ़ रही है, मान ली 5,000 महीना बढ़ गई सैलरी, लेकिन घर का खर्च तो 7,000 महीना बढ़ गया। तो क्या आपको लगता है कि सैलरी बढ़ने का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ? बिल्कुल निगेटिव इंपैक्ट हो गया भाई। सैलरी बढ़ी 5,000 महीना, घर का खर्च बढ़ गया 7,000 महीना, 2,000 घाटे में चले आए। तो वही बात यहाँ पर है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ता जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो बढ़ता जाएगा। तो याद रखिए, डाउन द ग्रुप जितना बढ़ता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। मतलब अट्रैक्शन कम बढ़ा, रिपल्सन ज्यादा बढ़ा, यानी कुल मिलाकर के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? घट गया। ये बात मैंने लिखा था, ढंग से आप याद रखिएगा। और ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। हर महीने हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, लेकिन नेट इनकम क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है भाई? जितनी हर महीने हमारी सैलरी बढ़ती है उससे अधिक महंगाई बढ़ने के कारण हमारे घर का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए जितना हमारा सैलरी बढ़ा उससे ज्यादा हमारे घर का खर्चा बढ़ गया, यानी हम तो वास्तव में डेफिसिट में आ जाते हैं। ये तो आजकल होता है महंगाई के जमाने में। यही बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। डाउन द ग्रुप आएंगे, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, 3 होगी, तेजी से बढ़ती है भाई। 3 हो गया, +3, यहाँ पर +11, यहाँ +19, यहाँ +37, यहाँ पर +55, यहाँ +18, देखो तेजी से बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ता है। लेकिन सेल भी तो बढ़ेंगी, यहाँ पे खाली 2 सेल है, यहाँ 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, उन सेल में इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्सन भी बढ़ता है, और जितना अट्रैक्शन बढ़ता है उससे ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाता है, और इसीलिए डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होता है? घट जाता है। इसका लॉजिक समझिए। तो आपको 2 फैक्ट याद करने समझ के। पहला क्या? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। ध्यान दीजिए बात, ये समझने की कोशिश करिए, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। दूसरी चीज है नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? वो नंबर ऑफ क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है। दोनों अलग अलग चीज है। प्रोटॉन की संख्या को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, या जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए बड़ा मिलता जुलता टर्म है। प्रोटॉन की संख्या को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात ध्यान दीजिए। इस पर 3 फैक्ट है, मैं नोट कर रहा हूं, आप याद रखिए। पहली बात क्या? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। और ये बात मत भूलिए, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। लेकिन डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ये नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है, ये नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों अलग अलग चीज हैं, अट्रैक्शन है, ठीक है ना। ये बताइए आप लोगों का ये बात क्लियर हुआ? डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और क्यों होता है, समझ में आना चाहिए, रट के नहीं। सिंपली एटॉमिक नंबर को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मैंने पूरी बात बोर्ड पे 2 बार लिख दिया, डाउट हो बताइए।
डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, ठीक है ना। अब हमको जरा आप लोग बताइए, अगर मैं कह दूं कि ध्यान दीजिए, मैंने एक बात बताया था कि जो रेडियस होती है, रेडियस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है। तो अब जरा बता दीजिए इस बेसिस पर डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होनी चाहिए, इस बेसिस पर डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए। आपने कहा साफ साफ डाउन ग्रुप इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, साफ साफ लिखा है बोर्ड पे, आप समझ गए। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। तो अब जरा बताइए इस बेसिस पर डाउन ग्रुप रेडियस का क्या होता होगा, रेडियस डिक्रीज करती होगी कि इंक्रीज करती होगी। डाउन ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है कि डिक्रीज, जल्दी बोलिए। सारी बात आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं। साफ साफ लिखा है डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इफेक्टिव चार्ज होता क्या है, साफ साफ लिखा है नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। फिर यहाँ लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रेडियस से इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जो होता होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ उसका ठीक उल्टा होता होगा रेडियस के साथ। तो आप लोग क्या लिख रहे हैं, क्या होगा, नया कार्य इंक्रीज करेगा। बताओ भाई आप लोग, बाकी जो जुड़े हैं जल्दी बताइए। नेहा कह रही है कि रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, नेहा कह रही है कि रेडियस इंक्रीज करना चाहिए। चंचल आप बताइए क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होना चाहिए। आप कह रहे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना, तो इंक्रीज करना चाहिए, सही है ना। तो इसका मतलब पूछा जाए कि डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होती है, तो हम कहेंगे इंक्रीज होती है, ठीक। रीजन क्या है, दो रीजन है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, लिखा देखिए ये घटता है, डिक्रीज करता है, और दूसरे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। इन दो रीजन से डाउन ग्रुप रेडियस जो होती है वो डिक्रीज करती है। कुछ एक आध एक्सेप्शन है, उस पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी जनरल बात हम कर रहे हैं कि डाउन ग्रुप रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखिए, अच्छा एक बात और बात, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, दो रीजन हैं। कोई पूछे कि व्हाई डज डाउन द ग्रुप एटॉमिक एनायनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्यों घटती जाती है, तो आपका दो आंसर है, एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है डाउन द ग्रुप, और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो रीजन से डाउन द ग्रुप जो होता है वो रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। पहला रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल का रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के नाते भी रेडियस बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटने के नाते भी रेडियस बढ़ती है। तो डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ने के दो रीजन है, पहला है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, और दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना। ध्यान दीजिए, दो रीजन हो गए, ढंग से याद रखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे फैक्टर पे, हम एलॉन्ग द पीरियड की बात करें। एलॉन्ग द पीरियड, तो एलॉन्ग द पीरियड अगर हम जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये बात आप जानते हैं और जान के याद भी रखिएगा। पहली बात क्या, नंबर ऑफ सेल जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेल नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट। जितने नंबर का आप जानते हैं आपका पीरियड है, उतने ही वहां पे सेल्स होंगी, ठीक। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि यहां पे शिल्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्यों, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर बढ़ता है, और यहां नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगभग समाप्त कर लीजिए इसको आप, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तीसरी बात याद रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस,
इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने जाने पर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने जाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है विथ द इंक्रीज इन क्या? न्यूक्लियर चार्ज। तो बाएं से दाहिने जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात जरा समझ के याद रखिएगा। अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। कब? डाउन द ग्रुप। लेकिन एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? चूंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो जाती हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ इफेक्टिव चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है। ये दो बात आप याद रखिए। अब इतना जानने के बाद अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर कुछ एटम दिए हों तो हम साइज कैसे कंपेयर करें। ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन हो गए। अब देखिए जरा सा, मान लीजिए पहले मैं प्रैक्टिस कर लूं। हमारे पास एक एटम है, ये सोडियम है, ये मान लिया अपने कहा दिया पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है और एक कैल्शियम है। 4 एटम्स हैं। हमको इसमें से लार्जेस्ट साइज या स्मॉलेस्ट साइज या डिक्रीजिंग साइज ऑफ एटम या इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम पता करना है। तो आप क्या करिए, एक बात आप समझते हैं कि नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि पहले नंबर ऑफ सेल पता करिए। सबसे पहला काम, चाहे एटम दिया हो चाहे आयन दिया हो, पहले नंबर ऑफ सेल पता करिए। अगर नंबर ऑफ सेल में डिफरेंस है तो जिसके पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगी वहां पर साइज क्या होगी? बड़ी होगी। और जहां पर नंबर ऑफ सेल कम होगी वहां साइज छोटी होगी। काम बन गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 एलिमेंट एक ही पीरियड के आ जाएं, नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए। तो जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, इन 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या? कि रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। यही 2 पॉइंट याद रखिए। रेडियस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगी तो सेल रेडियस क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और दूसरी बात क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो गया तो उस कंडीशन में रेडियस जो होती है न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, व्हेन नंबर ऑफ सेल बिकम सेम, नंबर ऑफ सेल जो है बराबर हो जाए, सेल बिकम्स सेम, अगर बराबर हो गई तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, रेडियस जो होती है तब उस कंडीशन में जो रेडियस होती है वो इनवर्सली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज होती है। ये लाइन आप याद कर लीजिए। कब क्या अप्लाई करेंगे? जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए। ये बात समझना है। अगर नंबर ऑफ सेल में डिफरेंस है तब तो आप कह रहे हैं रेडियस क्या करेगी? इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। अगर सेल में अंतर है तब तो भाई जिस एटम या आयन के पास ज्यादा सेल्स होंगी वहां पर साइज बड़ी होगी और जिसके पास नंबर ऑफ सेल कम होगी साइज छोटी होगी। लेकिन व्हेन नंबर ऑफ सेल बिकम सेम, जब देखिए नंबर ऑफ सेल बिकम सेम, अगर सेल बराबर तो क्या करेंगे? तब रेडियस जो होती है न्यूक्लियर चार्ज का उल्टा होती है। यानी जिसका न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान दिए, न्यूक्लियर चार्ज को आप एटॉमिक नंबर मान लिया करिए। एटॉमिक नंबर को ही हम यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? छोटी होगी। ये 2 रूल अगर आपको पता है, समझ गए, तो अब इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ा चालू किया जाए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ये 4 एटम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक, ये 2 रूल आपके सामने है, आप समझ गए। देखिए हमने क्या लिखा था? क्वेश्चन यही लिखा था क्या? हमारे पास सोडियम है, क्या पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। जब भी कोई एटम आयन दिया जाए तुरंत क्या करिए? उन पे नंबर ऑफ सेल पता कर लीजिए।
अगर आपको पता होता, अगर डायरेक्ट अगर आपके एलिमेंट अगर याद हो, तो आप जानते हैं सोडियम कहाँ का है, थर्ड पीरियड का है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है। हाँ, एक बात याद करिएगा, इन एटम का एटॉमिक नंबर नहीं गिवन रहेगा, आपको रटा होना चाहिए भाई। तो जनरली फोर्थ पीरियड के अंदर के ही क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो कम से कम 4 पीरियड तक के एटम तो आप लोगों को याद भी, अच्छी बात है। तो सोडियम का कितना 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, मैग्नीशियम का आप जानते हैं 12 होता है, और कैल्शियम का हम जानते हैं कि 20 होता है। ये एटॉमिक नंबर नहीं दिया रहेगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा आप लोग, आपको ये याद रखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इनकेस हमको नहीं पीरियड याद है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। हम क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम 11 होता है, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 2, 8 और 1 होता है, सब 9th का बच्चा भी जानता है, 3 सेल है। आ जाइए पोटेशियम के पास 19 होता है, हम सब जानते हैं क्या होता है, 2, 8, 8 और 1, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सेल हो गई, यहाँ 1 2 3 सेल हो गई, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, साइज क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए अब आ जाइए मैग्नीशियम पर, आ जाइए एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, क्या हो जाएगा 282, ये सब आप लोग आता है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। यहाँ देखिए 3 सेल है। अब आ जाइए कैल्शियम के पास, हमें कितना 20 एटॉमिक नंबर है, कितना हो जाएगा 2882 हो जाएगा ना, 2 8 8 एंड 2 4 सेल हो गई। तो तुरंत आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिएगा। हालांकि प्रयास आप ये करें कि पहले तो लिख के प्रैक्टिस करिए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास आप ये करिए कि सब कम से कम एटॉमिक नंबर 30 तक सारे एलिमेंट आपको याद हो जाएं, और याद हो जाएगी कि इसका किसके पास कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, बात याद कर लीजिएगा। अब जा देखिए, हम देख रहे हैं साफ साफ कि इनके पास पोटेशियम के पास कितने हैं, पोटेशियम के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 सेल है, देखिए यहाँ पे 4 सेल है, और कैल्शियम के पास भी 4 सेल है, सोडियम और मैग्नीशियम के पास के 3-3 सेल हैं, देखिए यहाँ पे 3 सेल्स हैं, और यहाँ भी आपका 3 सेल्स हैं, ठीक है ना। अब जा देखिए, इसका मतलब 4 सेल वालों की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। 4 सेल में कौन है, पोटेशियम 1 2 3 4, कैल्शियम 1 2 3 4, 4 सेल वालों की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए 4 सेल, 4 सेल पोटेशियम के पास भी हैं, 4 सेल कैल्शियम के पास भी हैं, तो जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब हमको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। और आप देख रहे हैं कैल्शियम का न्यूक्लियर चार्ज है 20 और पोटेशियम का है 19, ठीक। तो 4 सेल वाली यही बड़ी हैं, तो अब इनमें से कौन बड़ा है, जल्दी बताइए हमको। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों के पास 4 सेल्स हैं, बड़े हुए हैं सब, इसके बाद 3 सेल वाले आएंगे। तो अब बताइए, जब नंबर ऑफ सेल सेम हो गया तब क्या देखेंगे, तब न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। मैंने क्या कहा, अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो गया तो क्या देखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर देखेंगे, और एटॉमिक नंबर का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा साइज उसकी क्या होगी, छोटी होगी। अब जल्दी बोलिए, कैल्शियम और पोटेशियम में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, जल्दी बोलिए। लार्ज साइज किसकी होगी, कैल्शियम की या पोटेशियम की, दोनों में 4 सेल हैं, देखिए यहां पर भी 4 सेल है, यहां भी 4 सेल है, साइज किसकी बड़ी होगी, जल्दी बोलिए। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों के पास 4 सेल्स हैं, अब आप जल्दी बता रहे हैं कि दोनों में साइज किसकी बड़ी होगी, कैल्शियम की या पोटेशियम की, उसी को पहले लिखना है। नया करें, कैल्शियम की साइज बड़ी है, मेरी बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, इसका 20 है, और मैंने कहा कि जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो साइज का न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्स रिलेशन होता है, मेरी बात समझो भाई, न्यूक्लियर चार्ज से इनवर्स रिलेशन, एटॉमिक नंबर से इनवर्स रिलेशन, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसकी साइज छोटी, क्यों, इनमें बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, अगर नंबर ऑफ सेल देखिए यहाँ भी 4 सेल्स हैं, यहाँ भी 4 सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल होने पे क्या कौन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज का, एटॉमिक नंबर का।
और एटॉमिक नंबर का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज छोटी हो जाएगी भाई। तब बताओ आप लोग कैल्शियम और पोटेशियम में बड़ा कौन होगा? आप लोग कैल्शियम लिख रहे हैं, क्यों? अरे इसका एटॉमिक नंबर 19 है भाई, इसका 20 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा वो ना बड़ी साइज का होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर का साइज से इनवर्स रिलेशन होता है। लिख लो भाई अलग से कहीं, पेन कापी लेके बैठ जाओ। हमने कहा जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो साइज जो होती है एटॉमिक नंबर का इनवर्स होती है, मतलब साइज का एटॉमिक नंबर से उल्टा संबंध होता है। तो इसका 20 है, इसका 19 है, तो बड़ा कौन होगा? इसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा, है ना। इसका मतलब पोटेशियम की साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद कैल्शियम की साइज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर भी 4 सेल्स हैं, यहां भी 4 सेल्स हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो एटॉमिक नंबर देखा जाता है, और एटॉमिक नंबर का साइज से उल्टा संबंध होता है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, और जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा बड़ा उसकी साइज छोटी हो जाएगी। तो 19 वाला बड़ा हो गया और 20 वाला छोटा हो गया। ठीक है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब 4 सेल वाले तो हो गए, ठीक। अब आई 3 सेल वालों पर। 3 सेल में कौन है? ये सोडियम है, देखिए यहाँ पर 3 सेल हैं, सोडियम और ये मैग्नीशियम। यहाँ भी 3 सेल्स हैं, यहाँ भी 3 सेल्स हैं, लेकिन सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का 12 है। तो अब बताइए जरा सा, मैग्नीशियम और सोडियम में कौन बड़ा होगा? जो बड़ा होगा उसी का नंबर यहाँ पर अगला होगा। भाई 4 सेल वाले सबसे बड़े हो गए, इसके बाद 3 सेल वालों का नंबर आएगा, और 3 सेल में कौन है? सोडियम है, देखिए 281, और मैग्नीशियम है 282। दोनों के पास 3 सेल हैं, लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। एटॉमिक नंबर का साइज से उल्टा संबंध है। तब बताइए सोडियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा? सोडियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा? अच्छी बात है, सोडियम बड़ा होगा ना, छोटा है एटॉमिक नंबर उसका, यानी अब आपका हो जाएगा सोडियम और सबसे छोटा हो जाएगा मैग्नीशियम। ये आपका टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर का एटॉमिक नंबर, रेडियस, ये सब थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो पढ़ चुके हैं आप, इंटर पास कर लिए, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया। अब थोड़ा ना आपको लिखना है बैठ के। अब जैसे चार अभी हमने खाली प्लेन खाली एटम लिखा है, आगे चल के इसमें हम आयन मिक्स कर देंगे, एटम भी रहेगा, एनायन भी रहेगा, कैटायन भी रहेगा, उसमें पता करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, या डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ साइज क्या होगा, या इंक्रीजिंग साइज ऑफ आर्डर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हम लोगों को। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो किसी को नहीं है? जल्दी बोलिए, और थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन की गारंटी है भाई टीजीटीपी दोनों में, चाहे टीजीआईसी कहीं दे लो आप। अब थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस में और थोड़े से आयन डालने पड़ेंगे, एटम हमने कर ही लिया, ठीक है ना। तो चलिए आज आपकी क्लास हम यहीं रोक रहे हैं, अगले दिन हम क्या करेंगे, अब आप सारी थ्योरी पढ़ चुके, अब इसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब कराएंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे। चलिए आई होप